नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी से आज का सीधा कनेक्ट है। आप मेरे सामने एक तस्वीर देख रहे हैं। तीन किरदार हैं, एक गाड़ी, एक कंपनी और एक पूर्व मुख्यमंत्री। इन तीनों को बताती हुई एक कहानी, और वो कहानी है टाटा के लख टकिया यानी कि लाख टके की गाड़ी नैनो की। आप में से बहुत सारे साथी हमारे उस समय संभवतः बहुत छोटे रहे होंगे, कुछ तो हुए भी नहीं होंगे, और जिन्होंने इस कहानी को पूरा अपनी आंखों से होते देखा है, आज शायद वो इसे बहुत बेहतर तरीके से समझने की स्थिति में होंगे। साथियों, बात 2006 की है, जब रतन टाटा ने अनाउंस किया कि वो एक आम आदमी को जो स्कूटर पर अपने परिवार के साथ चल रहा है, उसे 1 लाख के अंदर चौपहिया उपलब्ध कराएंगे। 2006 में उनके द्वारा किया गया ये वादा एग्जीक्यूट करवाने के लिए पश्चिम बंगाल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार, जिसमें ज्योति बसु हुआ, बुद्धदेव भट्टाचार्य हुआ करते थे मुख्यमंत्री, उन्होंने सिंगूर के अंदर टाटा को प्लांट लगाने की जगह दे दी। बस ये प्लांट टाटा की नैनो तो नहीं निकाल पाया, लेकिन ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जरूर बना गया। आज के सेशन में लाख टके वाली नैनो भले ही मार्केट में आने में 2009 तक आई हो, लेकिन 2011 में केवल एक टाटा का प्लांट विरोध करना ममता बनर्जी को 2011 से 2026 तक का सीएम बना गया। यह कहानी बड़ी रोमांचकारी है, लेकिन आज चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि आज की वर्तमान सरकार जो पश्चिम बंगाल में भाजपा की है, उनके मंत्री का कहना है कि वो टाटा को फिर से पश्चिम बंगाल में लाएंगे। तो क्या टाटा पश्चिम बंगाल आकर फिर से वो लाख रुपए की गाड़ी का सपना फिर से दोबारा शुरू करेगी? आज के सत्र में डिटेल की चर्चा होगी, लेकिन ये इतिहास बड़ा रोचक है, इसलिए इसे शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू उस नेता की कहानी करते हैं जिसने एक राजनीतिक आंदोलन में एक कंपनी के विरोध को अपनी राजनीतिक यात्रा का पड़ाव माना। आइए शुरू करते हैं ममता बनर्जी से जुड़ी हुई यह कहानी, जिस कहानी में पश्चिम बंगाल की राजनीति है आपको समझानी। साथियों, इसे समझें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल वो जगह जो अंग्रेजों की सबसे पसंदीदा हुआ करती थी, वो जगह जिसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। पश्चिम बंगाल में बंगाल विभाजन सुर्खियों में रहा। पश्चिम बंगाल की अंग्रेजों के साथ जो साझादारी थी ना, जिसको कहिए कि वो एक तरह से कहिए अंग्रेजों को बिल्कुल समझते थे जो लोग, वो बंगाल के लोग थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ये मान रखा था कि सूत के उत्पादन में, कॉटन के उत्पादन में बंगाल का, उस समय पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, ये पूरा एक हुआ करता था। और यहां से लेके उड़ीसा, बंगाल, ये पूरा पूरा जो बिहार वाला जो क्षेत्र है, इसे भी मतलब एक होल बंगाल में ट्रीट किया जाता था। अंग्रेजों ने बड़े लंबे समय तक जब शासन किया, तो इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे कारखाने, बहुत सी ऐसी चीजें विकसित हुई, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं बनी जो अंग्रेजों को बेहतरी से समझती थी। देश आजाद हुआ। आजादी के बाद में शुरुआती कांग्रेस सरकार एज यूजुअल जैसे ही आई, 1977 में जाकर पश्चिम बंगाल के अंदर एक सत्ता परिवर्तन होता है, साम्यवादी पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बन जाती है। अच्छा, साम्यवादी सरकारें जानी किस बात के लिए जाती हैं? पूंजीवाद के विरोध के लिए। पूंजीवाद क्या है भाई? कोई कंपनी आकर शासन कर रही है, आसान भाषा में समझिए कि वो उसका विरोध करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जमींदारों के माध्यम से उसने जनता पर राज करना शुरू कर दिया था। जमींदार एक बड़ा आदमी जिसके पास बहुत सारी जमीन, और बाकी जितने काश्तकार हैं जो उसके अंदर काम करने के लिए उपलब्ध हैं, उनसे बस काम करवाते रहो। जमींदार पूरा होल बंच ऑफ जमीन का रख करके उन पर शोषण करके अपना काम चलाते रहेंगे। इस पूरी व्यवस्था को देश की आजादी के बाद भूमि सुधार आंदोलनों के माध्यम से, भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया गया। क्योंकि जब अंग्रेज गए तो जाने के बाद गरीब किसानों के पास से हड़पी हुई जो जमीन जमींदारों के पास थी, वो जमींदारों के पास ही रह गई, और वो लोग काफी अमीर बन गए। देश की शुरुआती राजनीतिक दलों में अगर आप देखेंगे, कांग्रेस में भी बहुत सारे जो लोग थे वो जमींदार ही थे, या कांग्रेस की शुरुआत में जो वकील बनकर आए धनाढ्य लोग थे, वो कहीं ना कहीं जमीन के बहुत सारे बंचेस रखकर चलते थे। इसलिए कहते हैं कि देश का जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ नेहरू जी को करने में, उसको बहुत दिक्कत आई, 10th शेड्यूल तक रचना पड़ा, मतलब तमाम बातें हुई। खैर, फिलहाल के लिए चर्चा इस बात पर कि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार 77 तक बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। तब ज्योति बसु सीपीआईएम की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से सीएम ऑफ बंगाल बनते हैं,
और वो जनता को वादा करते हैं कि जितने भी बटाईदार हैं जो कि किसानी कर रहे हैं, असल में मालिक कोई और है। आप समझते होंगे किसी के पास अगर मान लीजिए बहुत सी भूमि है, वो खुद तो किसानी कर नहीं सकता, तो उसने अपने काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को जोत पे रखा हुआ है, काश्तकारी में रखा हुआ है, बटाई पर रखा हुआ है, जो फसल को पैदा करते हैं, बोआते हैं, बड़ा करते हैं और काट करके फिर प्रॉफिट शेयरिंग कर लेते हैं, या फिर केवल श्रम पर काम करते हैं, कमाई असल में जमींदार लेकर चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, बोले नहीं साहब, हम लोग आने वाले टाइम में यहां पर किसान जो खेत में काम कर रहा है ना, उसी को जमीन दे देंगे। ये एक बड़ा भूमि सुधार था साथियों। इतना बड़ा भूमि सुधार कि 1977 से शुरू हुई कम्युनिस्ट पार्टी सरकार 2011 तक पश्चिम बंगाल में शासन में रही। आप सोचकर देखिए, जिसके पास जमीन नहीं है, जमीन में काम करने वाले व्यक्ति को जमीन दे दी गई। 1977 से लेकर के वर्ष 2000 तक केवल ज्योति बसु की सरकार रही। ज्योति बसु जब बुजुर्ग हो गए, 85 के हो गए, तब उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य को कुर्सी संभाली कि यार आप चला लो इस कहानी को, मतलब इस कुर्सी को अब आप चलाओ, क्योंकि हमारा काम हो गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें काम कर क्या रही थी? वो जनता को उन जमीनों पर हक दे रही थी जिन जमीनों पर वो काम करते थे, कि सुनो इस खेत को तुम जोतते हो, अब तुम्हारा हुआ ये। अगर आपको जमीन इस तरह मिल रही है तो ये तो जनता के लिए बहुत राहत की बात थी, सही मायने में आजादी थी। और साम्यवादी जो पार्टियां होती हैं, सरकारें जो होती हैं, वो इस बात के लिए जानी जाती हैं कि जनता के अंदर, मतलब जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है, टेक्निकली साम्यवाद शुरुआत यहीं से दिखाता है। सर्वहारा वर्ग का शासन, गरीबों का शासन, गरीबों के हाथ में कंट्रोल, ये उनका थीम वाक्य होता है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो हमेशा साम्यवाद और पूंजीवाद की बड़ी लड़ाई रही है, और वो बड़ी लड़ाई केवल इतनी रही है कि कभी भी साम्यवाद पूंजीवाद के सामने आज तक जीता हुआ नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जो टैलेंट है, वो अपने टैलेंट के प्रोत्साहन में कुछ रेस्पॉन्सेस चाहता है। अमीर आदमी जो बन रहा है, वो असल में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट, एक्स्ट्रा मेहनत, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके दो पैसे ज्यादा कमाने की कवायद से बन रहा है। हालांकि वो संसाधनों के विकेंद्रीकरण को पूरी तरह ध्वस्त जरूर कर देता है, उठाकर पूरी जमीनों को, माइंस को, ओर्स को कंट्रोल में जरूर ले लेता है। ऐसी स्थिति में पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई आज की नहीं है, शीत युद्ध पूरा इसी पर लड़ा गया है। जब अमेरिका और सोवियत रूस एक साथ वर्ल्ड वॉर जीते, एक ही पार्टी में रहते हुए जीते, जापान जर्मनी को हराए, उसके बाद दोनों में झगड़ा इसी बात का रहा कि विचारधारा कौन सी अच्छी है, साम्यवादी या पूंजीवादी। फाइनली शीत युद्ध की समाप्ति जब 1991 में हुई और जब पूंजीवाद जीता, पूंजीवाद जीता से मतलब अमेरिकी नीति जीती और सोवियत रूस 15 देशों में टूट गया, तब सिद्ध हुआ कि दुनिया में कोई भी अब कहने वाला नहीं है कि साम्यवाद अच्छा है। यानी कि आप कहेंगे कि सबको बराबर रहने का अधिकार है, सबको एक साथ एक जैसा करने का अधिकार है, बोले ये नहीं हो सकता। यह बात कहीं ना कहीं 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद पश्चिम बंगाल की सरकारों को भी समझ में तो आने लगी थी कि इस तरह की नीतियों से, कि नहीं साहब गरीबों के लिए यह होना चाहिए, सरकारी नीतियां होनी चाहिए, राज्य पश्चिम बंगाल पिछड़ने लगा था। इतना समृद्ध राज्य जो कभी रहा था, वो अब पिछड़ने लगा था, बिगड़ने लगा था, कई तरह की असुविधाएं वहां आने लगी थी। तब ज्योति बसु ने निर्णय लिया कि अब वो भी गुजरात और महाराष्ट्र की तरह अपने राज्य में इंडस्ट्रीज को जगह देंगे। वर्ष 2006 में उस समय टाटा ने, रतन टाटा जी के नेतृत्व में, अनाउंस कर दिया कि वो आम आदमी के लिए एक लखटकिया कार लाना चाहते हैं। रतन टाटा जी का जो ये अनाउंसमेंट था, इसके तुरंत बाद ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी उस समय रतन टाटा जी को यह कहकर पश्चिम बंगाल ले आते हैं कि अब हम पलटी मारेंगे। पलटी से मतलब अपनी नीतियों में अब तक औद्योगिकीकरण, देखिए जो कैपिटलिज्म है ना, वो उद्योग को प्रमोट कर रहा है और जो साम्यवाद है वो कृषि को। तो ऐसे में बोले अब हम उद्योग लगाएंगे। अब उद्योग लगाओगे तो जमीन चाहोगे, लगभग 1000 एकड़ जमीन चाहिए होगी। अब हुगली जिले के अंदर अगर आपको इतनी जगह चाहिए, सिंगूर जैसी जगह पर, कोलकाता के बिल्कुल नजदीक, प्राइम लोकेशन, आज उस जगह की जब भाव जो है वो 1 करोड़ रुपया बीघा से ऊपर के हैं, वहां 1000 एकड़ जमीन, लगभग मतलब 1500 बीघा के आसपास की जमीन, बोले इतनी जमीन चाहिए होगी साहब। अब बोले ये जमीन जो चाहिए, टाटा का प्लांट लगेगा, टाटा यहां से कार निकालेगा, पूरे देश के लिए लखटकिया कार निकलेगी। बुद्धदेव जी ने कहा आओ मैं आपको जगह दूंगा। तो सोचो, जिस पार्टी ने पहले लोगों को जमीनें बांटी थी, अब वो पार्टी जमीन चाह रही है कि सुनो भाई, उद्योग लगाना पड़ेगा, लोग आएंगे, काम करेंगे, रोजगार मिलेगा। लेकिन जिस जनता ने हाल ही में जमीन पाई है, 77 के बाद से तो जमीन मिलना शुरू हुई है, 20-25 साल भी जमीन का हक लिए हुआ नहीं। हालांकि पूरे पश्चिम बंगाल से नहीं मांगी जा रही थी, लेकिन कहीं एक जगह हो गया काम तो फिर तो बाकी जगह भी होने लगेगा। इस प्रकार का मैसेज बाकी दलों के द्वारा वहां सर्कुलेट करना शुरू हुआ। मतलब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के इस
थॉट के खिलाफ जनता खड़ा होना शुरू हो गई, और विशेष रूप से उस जगह जहां पर जमीन अलॉट की गई, दैट इज सिंगूर। सिंगूर में जो जगह अलॉट की गई टाटा को, उस टाटा की जमीन के अलॉटमेंट के साथ टाटा ने तो काम शुरू कर दिया। 2 साल के अंदर उन्होंने फैक्ट्री बना दी, 2008 में अपनी फैक्ट्री लगा दी, और अपना प्रोटोटाइप भी दुनिया के सामने शेयर कर दिया। वो बात दूसरी है कि वहां से कार निकाल नहीं पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? तो रीजन इज ममता बनर्जी। ये इस बात को समझ गई थी कि अब कम्युनिस्ट पार्टी एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। जो पार्टी अब तक जनता में इतनी लोकप्रिय थी, जिसने जनता को जमीन के अधिकार दिए थे, ममता बनर्जी यहां पर यह पकड़ गई कि आपने लोगों से जमीन लेकर जो भूमि अधिग्रहण किया है, जनता में अविश्वास पैदा कर दिया है। बस यहीं से तृणमूल कांग्रेस अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। ममता बनर्जी भूख हड़ताल पर चली गई, लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रही। देश के अंदर केंद्रीय नेतृत्व ने फोन कर करके उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई, कई प्रदर्शन हुए। इतना तक हुआ कि सिंगूर प्लांट के अंदर जब कोई कर्मचारी काम करने जाता था तो उसको विरोध करने वाले लोग रास्ते में रोक लेते थे, बसों पे पथराव होता था। सिंगूर प्लांट के बाहर बैठ के जनता बैठ जाती थी कि नहीं, काम नहीं होने देंगे। और काम में भी सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने इतनी जमीन ले ली है, काम में से 400 एकड़ जमीन ऐसी है जो यूज नहीं आ रही है, बोले कम से कम यही वापस दिलवा दो। लोगों ने जमीन लेने से साफ कहा कि साहब हमको तो पूरा सिंगूर खाली कराओ, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें तो जमीन चाहिए। अब इस बात पर जो तनातनी रही, इस बात को रतन टाटा देख रहे थे। पहले देख रहे थे कि पूरी तरह बुद्धदेव भट्टाचार्य उस जगीन जमे को उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं, सुरक्षा कराने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ चुका सिंगूर अब असल में पश्चिम बंगाल की सत्ता की लोलुपता में भाग रही ममता बनर्जी को एक अपना मौका दे गया। तो क्या टाटा, टाटा को तो टाटा होना ही था। इस बीच में कहीं ना कहीं रतन टाटा इस बात से बड़े स्तब्ध थे, परेशान थे कि हम काम करने के लिए कर्मचारियों को अंदर नहीं भेज पा रहे हैं, कर्मचारियों के ऊपर हमले हो जा रहे हैं, उनको रास्ते में रोक दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में उद्योग चल नहीं पा रहा है। इस बात से परेशान होकर 2008 में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सुनो भाई, हम यहां पर अपनी फैक्ट्री नहीं चलाएं। उन्होंने जैसे ही अनाउंस किया, तुरंत गुजरात, महाराष्ट्र, सब राज्य खड़े हो गए, 5-5 राज्य खड़े हो गए कि आइए साहब हमारे यहां आकर के प्लांट लगाओ। तो उन्होंने यहां से निकलकर गुजरात के साणंद में जाके प्लांट लगाया, 2009 में वहां से नैनो निकाल दी। यानी एक राज्य जिसकी राजनीति कृषकों के लिए, गरीबों के लिए चल रही थी, उसने उद्योगों को अपने राज्य में नहीं लगने दिया। वहीं दूसरी तरफ गुजरात जैसा राज्य जो लगातार उद्योग धंधों को प्रमोट कर रहा था, उसने अपने यहां पर टाटा को काम करने दिया। बस टाटा प्लांट शिफ्ट हुआ, समझिए कि उस दिन से गुजरात, पश्चिम बंगाल से उद्योग धंधों का पूरा ध्यान मिट गया। यह समझिए कि पश्चिम बंगाल में तय हुआ कि नहीं, अब इंडस्ट्रीज अब नहीं आएंगी। ममता बनर्जी 2011 में अपने इन्हीं प्रयासों के चलते सत्ता में आ जाती हैं। लंबे समय से चली आ रही साम्यवादी सरकारें गिर जाती हैं। 2011 में ममता बनर्जी सीएम बन जाती हैं। टाटा का प्लांट अधर रह जाता है। सिंगूर लैंड का जो भी पूरा प्रोसेस था, जितनी जमीन थी, उसे वापस किसानों को लौटाया जाता है। 400 एकड़ लौटाई जाती है। ममता बनर्जी वहां पर जाकर के बीज बोती है कि नहीं, मैंने किसानों को अधिकार दिला दिए। सब कुछ हुआ, लेकिन कुल मिलाकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि पश्चिम बंगाल उद्योग धंधों की नजर से उतर गया। लोगों को रोजगार के अवसर में मिलने वाले इंडस्ट्री के ऑप्शन हट गए। कभी अंग्रेजों की कैपिटल रहा कोलकाता अचानक हाशिए पर चला गया। जिस तरह से प्रोग्रेस ने वहां से मुंह मोड़ा, वहां की जनता में निराशा हुई, और उसी निराशा से आपने अब सत्ता परिवर्तन होते हुए ममता बनर्जी की जगह भाजपा को आते हुए देखा। भाजपा कहकर आई है कि सुनो, चुनाव प्रचार में कहकर आई है कि हम उद्योग धंधे वापस लाएंगे, क्योंकि अब जनता को यह समझ में आ गया है कि लेबर इंटेंसिव फील्ड जितने भी हैं, अगर वो उद्योग धंधे रहेंगे, कृषि से अतिरिक्त कोई ऑप्शन रहेंगे, तो जनता का भला होगा। बस इसी इंडस्ट्री की चाहत में भाजपा ने अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके पीछे का तर्क उनका यही रहा कि हमने बंगाल से जाती हुई फैक्ट्रियों को देखा है। बीते कुछ सालों के अंदर लगभग 6,500 कंपनियां ममता बनर्जी के टाइम में पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गई, और वो उन राज्यों में गई जहां मेजॉरिटी भाजपा सरकारें थी, या दक्षिण भारतीय राज्यों में गई। ऐसे में हम वापस इंडस्ट्रीज को लेकर आएंगे और इसकी शुरुआत टाटा से करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो तपस रॉय का बयान है कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक टाटा, वो असल में ये सिंबॉलिक है कि जो इंडस्ट्रीज गई थी हम उन्हें वापस लाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस पूरी कहानी को समझ गए हो। अब आप सवाल यह है कि क्या आकर के फिर से लकटकिया बनवाओगे क्या? तो चूंकि रतन टाटा जी हैं नहीं, अब वो स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन उनका सपना अगर टाटा का कोई भी व्यक्ति पूरा करना चाहे तो जरूर करेगा। लेकिन क्या उनको वही जमीन वापस मिल जाएगी? तो सवाल बहुत बढ़ गया है। अब जमीन की कीमत 15 गुना ज्यादा हो चुकी है। देखना होगा कि उन्हें कौन सी जगह सरकार जगह दिलवा पाती है।
लेकिन इसमें सबसे रोचक चीज यह है कि अब पश्चिम बंगाल फिर से इंडस्ट्रीज के लिए ओपन होगा। और चूंकि टाटा के नाम पर बातें हो रही हैं, तो टाटा के लिए अपने आप में एक पॉजिटिव खबर बनकर निकलेगा। आपको कैसा लगता है, क्या होगा आगे? क्या इसकी वजह से टाटा को और ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जगह ज्यादा मिलेगी, प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी? क्या स्टॉक में आप उसका असर देख पाएंगे? क्या सोचते हैं आप? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। और हां, यदि आप खुद भी स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं, ट्रेड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, खुद शेयर परचेज करना चाहते हैं, खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, तो आप सबके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, समझिए बैंक खाते की तरह। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर फ्री डीमैट अकाउंट अपना खुलवा लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।